हेलो एवरीवन, टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताएं और उसमें शिक्षा का स्वरूप। यह क्यों जरूरी है। शैशवावस्था की एक अलग टेंडेंसी होती है और किशोरावस्था की अलग टेंडेंसी होती है। हम लोग शैशवावस्था की जो विशेषता है उसी के अनुरूप शिक्षा दे सकते हैं। शैशवावस्था की विशेषता को ध्यान में रख के अगर शिक्षा दी जाए तो फिर बच्चे सक्सेस होते हैं। अगर हम लोग किशोरावस्था वाला इम्प्लीमेंट करने लगे तो फिर वो सक्सेस नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि शैशवावस्था की विशेषताएं को जानें और प्लस उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा उसको पहले जानें। हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसको समान रूप से 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 के रूप में हम लोग डिवाइड करते हैं समान रूप से। हम लोग किशोरावस्था तक ही पढ़ते हैं क्योंकि शिक्षण कार्ड किशोरावस्था तक ही हम लोग को चलाना है। तो पहले देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। आत्म प्रेम की भावना। शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, मतलब बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा सेल्फिश होते हैं, उनको खुद से जो ज़्यादा प्रेम होता है, अपने आप से ज़्यादा उनको प्रेम रहता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बच्चे इस टाइम में शैशवावस्था में बहुत फास्ट सीखते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उनकी ललक रहती है, क्या, क्यों, कैसे, हमेशा जागरूक रहते हैं, उत्सुकता होती है। अगला है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास में तीव्रता शैशवावस्था में ही होती है। किशोरावस्था में भी होती है लेकिन उसका अनुपात जो होता है उतना नहीं होता है। किशोरावस्था के अगर 13 वर्ष के बच्चे को आप देखे हुए हैं, उसको 18 वर्ष में देख रहे हैं तो आप पहचान जाएंगे। लेकिन शैशवावस्था के जो बच्चे हैं अगर उसको 1 मंथ में देखे हुए हैं, अगर 1 साल पर देखते हैं फिर भी आप नहीं पहचान पाते हैं। समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा तीव्रता होती है शारीरिक विकास में। तो सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास में तीव्रता जो है वो शैशवावस्था में होती है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्ति क्या होता है? मूल प्रवृत्ति कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है, हम लोग सेंस ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं, तो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। एक किसी व्यक्ति में छोटा जो बच्चा होता है तो उसमें मूल प्रवृत्ति रहता है, फिर आगे चल के उसका माइंड ज़्यादा वर्क करने लगता है। तो उसकी मूल प्रवृत्ति है कि अपने विभिन्न अंगों के द्वारा किसी भी चीज़ को जानने की क्रिया करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, इसमें अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे जो होते हैं तोता रटंत होते हैं। ध्यान में रखिएगा, शैशवावस्था में बच्चे तोता जैसा रटंत होते हैं, मतलब तोता जैसा आप कुछ भी बोलेंगे उसका नकल करेगा। नैतिकता का अभाव, हम लोग नैतिकता वाला चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि शैशवावस्था में नैतिकता लगभग नगण्य ही रहता है और नैतिकता का सबसे ज़्यादा जो है कॉलम इसी अवस्था में रहती है, क्योंकि नैतिकता का अभाव है, वो नहीं समझ पाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे हम लोग देखते हैं संवेग का प्रदर्शन, मुख्यतः क्रोध, प्रेम और पीड़ा। जो उसके संवेग जो होते हैं तो वो क्रोध, प्रेम और पीड़ा ये 3 पे ही आधारित रहता है मुख्य रूप से। मतलब बच्चा थोड़ा सा क्रोध करेगा कुछ चीज़ नहीं मिलने पे, प्रेम ज़्यादा उसमें रहता है, और पीड़ा जब उसको प्रॉब्लम होती है तो फिर रो के वो प्रकट करता है। तो संवेग में यह 3 उसका मूल रूप से रहता है। और लास्ट में इसका दूसरों पर निर्भरता है। छोटा बच्चा है, ज़्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसके संवेदी अंग उतने परिपक्व नहीं होते हैं कि खुद से ही सारा वर्क कर पाए, इसलिए उस टाइम में उसका डिपेंडेंसी जो है दूसरे पे ज़्यादा रहता है। शैशवावस्था की विशेषता को देखते हुए उसमें हम लोग देखते हैं शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा का स्वरूप में है उचित वातावरण। बच्चे को, छोटे बच्चे हैं उनको उचित वातावरण मिलना चाहिए, क्योंकि वो तोता रटंत होते हैं, गलत वातावरण मिलेगा तो उसको तुरंत वो कैच कर लेते हैं। उचित व्यवहार, बच्चे के साथ हमेशा उचित व्यवहार करना चाहिए। उचित व्यवहार कहने का तात्पर्य हो गया कि उसके अनुरूप, उसके क्षमता के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसमें, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, शक्तिमान। शक्तिमान को देख के बहुत सारे बच्चे जो सुसाइड कर लिए, उसके साथ वो व्यवहार सही नहीं था। शक्तिमान फिर बाद में डिस्क्लोजर देने लगा कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है वो है, लेकिन बच्चे पढ़ते कितना है। आप वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा उसको दिखला रहे हैं कैसे करने, तो वो उसके साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ। अगर आप उसके साथ उचित व्यवहार करेंगे, मतलब उसके क्षमता के अनुरूप, तो बच्चे समझेंगे। आत्म प्रदर्शन का अवसर,
छोटे बच्चे जो होते हैं हर चीज़ में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आत्म प्रेम की भावना होती है, आत्म प्रदर्शन का अवसर वो प्रदान करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। मतलब सेल्फ को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए हर चीज़ हो तो उन्हीं से लोग बात करें, उन्हीं के साथ रहे, सब कुछ वही हो। जिज्ञासा की संतुष्टि, बच्चे हम लोग जानते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे जिज्ञासु होते हैं। तो जब जिज्ञासु होंगे तो जिज्ञासा उनके पास ज़्यादा होगी, तो उनमें उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाए, संतुष्ट किया जाए, तो फिर बच्चे को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। अगर उसकी जिज्ञासा संतुष्ट नहीं की जाए और छोड़ दिया जाए तो फिर बच्चे जो है वहाँ पर थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर भटक भी सकते हैं। विभिन्न अंगों की शिक्षा, हम लोग उसमें संवेदी अंगों की जो शिक्षा देते हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्ति उसी पर आधारित रहता है, तो हम लोग उसको अंगों की शिक्षा देते हैं। जैसे छोटे बच्चे को जब स्कूलिंग कराया जाता है तो फर्स्ट टाइम एक पैर पे खड़े होना, लेफ्ट पैर पे, राइट पैर पे खड़ा होना, पीछे मुड़ना, टर्न अराउंड, मतलब पूरा का पूरा उसके हर अंग, हाथ ऊपर करो, आँख को यहाँ से वहाँ करो, नज़र को यहाँ से वहाँ करो, मतलब उसकी पूरी की पूरी जो शारीरिक गतिविधि है उसको हम लोग शिक्षित करने का कार्य करते हैं ताकि वो डेवलप हो। चित्रों एवं कहानियों द्वारा शिक्षा, बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो है कहानी में, और कहानी अगर चित्र के माध्यम से हो तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए छोटे बच्चे में यहाँ पर चित्र और कहानी के द्वारा ही शिक्षा देनी चाहिए। कहानी में इंटरेस्ट लेता है और कहानी के बीच बीच में कहानी ऐसा हो कि जो थोड़ा प्रासंगिक हो और कुछ कुछ शब्द का भंडार भी उसमें विकसित हो। बच्चे कुछ ही शब्द ऐसे उसमें इस्तेमाल करें जो नहीं जानते थे तो सीखें ये क्या होता है, बच्चे पूछेंगे ये क्या होता है, तो इसके द्वारा उनको शिक्षा दी जाए। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है संवेदी अंग के द्वारा, जो सेंसरी ऑर्गन्स जो है उसके द्वारा उसको प्रोत्साहित किया जाए और उसके द्वारा शिक्षा दे, मतलब उसको टच करने का मौका मिले। किसी भी चीज़ को, अगर फूल है तो फूल को टच करे, उसको सूंघे, उसको देखे, तब उसको समझ में आएगा। खेल व क्रिया द्वारा शिक्षा, बच्चे को खेल ज़्यादा पसंद होता है तो हम लोग जो उसकी पसंदगी है, जो लाइक करता है, तो हम लोग प्ले मेथड के द्वारा उसको करते हैं और एक्टिव रह के। होता क्या है कि मोस्टली कि बहुत सारे लोग जो है उतना बूस्टअप नहीं होते हैं, तो करते क्या है कि खुद एक्टिव हो जाते हैं एज ए टीचर, और फिर बच्चे जो है उस पर ज़्यादा दबाव देते हैं, वो पैसिव हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को बच्चे को एक्टिव रखना है, हमको भी एक्टिव रहना है और बच्चे को एक्टिव रखना है। टीचर से ज़्यादा बच्चे एक्टिव हो, इस पर ध्यान देना है। तो यह उसका शिक्षा का स्वरूप हुआ। अब हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ध्यान रखिए कि बाल्यावस्था 6 से 12। अब इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। जीवन का अनोखा काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस अवस्था में स्थिर विकास होता है, और जब स्थिर विकास होता है तो किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। मतलब पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम इसी को माना जाता है, 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो एकदम शांत उनका विकास होता है, फलस्वरूप उनका मन स्थिर होता है और वहाँ पर सीखने की क्रिया उन्हें ज़्यादा होती है, उसमें लैंगिक भावना भी नहीं रहती है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि उसकी विशेषता क्या है। नैतिक गुणों का विकास, हम लोग शैशवावस्था में देखे थे कि नैतिक गुण नहीं रहते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में आके नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। सामाजिक गुणों का विकास, बच्चे जो हैं अब पीयर ग्रुप्स में, अपने पीयर में जो है अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, उनमें सामाजिक गुण रहता है, दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना ज़्यादा चाहते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति, इस अवस्था में बच्चे जो हैं वो किसी भी चीज़ को संग्रह कर लेते हैं। मतलब कोई गिट्टी हो तो गिट्टी को भी संग्रह कर लेंगे, कुछ भी हो। उनके पॉकेट में तरह तरह का चीज़ देखेंगे जो बेकामिल है, आपको लगेगा इसका कोई काम ही नहीं, फिर भी बच्चे इसको संग्रह करते रहते हैं। अगर उसके पास एक पेंसिल है तो एक पेंसिल से संतुष्ट नहीं होगा, एक पेन से संतुष्ट नहीं होगा, उसके बाद बहुत सारा कलम चाहिए, बहुत सारा उसके पास पेंसिल चाहिए। मतलब हर चीज़ को इकट्ठा करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। ध्यान में रखिएगा ये स्पेशल गुण है जो कि केवल बाल्यावस्था में ही होती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, बाल्यावस्था में चूँकि शैशवावस्था से बाहर निकला रहता है तो इस टाइम में इसको हम लोग छद्म प्रौढ़ावस्था भी बोलते हैं। छद्म प्रौढ़ावस्था मतलब अपने आप को बच्चे जो हैं बड़े समझने लगते हैं, तो उनमें रचनात्मक कार्य जो है वो ज़्यादा रहता है और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, इसके बारे में स्टार्टिंग बताएं कि इसमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता रहती है। जब स्थिर होगा तो किसी भी चीज़ को, मतलब उसमें डेवलपमेंट
अगर स्थिर रहा तो फिर सीखने की क्रिया ज़्यादा होगी। तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता के कारण ही सीखने की क्रिया ज़्यादा होती है। मानसिक योग्यता में वृद्धि, इस टाइम में मानसिक योग्यता मतलब जब उसका स्थिर है तो मानसिक योग्यता में वृद्धि होगा। और यह ऐसा नहीं है कि किशोरावस्था से ज़्यादा तेज होता है, किशोरावस्था में सब कुछ परिपक्व हो जाता है, लेकिन इस टाइम में मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। किसके बनिस्पत? शैशवावस्था के बनिस्पत। और क्यों? क्योंकि इस टाइम में थोड़ा सा स्थिर भी रहता है। जिज्ञासा की प्रबलता, पहले जो जिज्ञासा था वो अतार्किक रहता है शैशवावस्था में, लेकिन बाल्यावस्था में जिज्ञासा जो है वो अब तार्किक रूप ले चुका रहता है, तार्किक चिंतन रहता है इस टाइम में। जिज्ञासा की प्रबलता रहती है और खुद खोज करने की प्रवृत्ति रहती है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं बच्चे अब। वास्तविक जगत से संबंध, शैशवावस्था में काल्पनिक जगत में रहता है बच्चा, उस टाइम में कल्पना करता रहता है, लेकिन इसको वास्तविक जगत से संबंध ये बाल्यावस्था में आ जाता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, पीयर ग्रुप्स का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। इसमें लड़का लड़की का एक ग्रुप बन जाता है, किसी प्रकार से कोई लैंगिक भावना नहीं रहती है। अब हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। भाषा के ज्ञान पर बल, बाल्यावस्था में सबसे पहले किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो टूल्स है वो है भाषा। और भाषा आपकी परिपक्व नहीं है, शब्द भंडार आपके पास नहीं है, तो फिर सीखने में कठिनाई होगी। इसलिए सबसे पहले जो हम लोग को ज्ञान देना है वह भाषा है। तो भाषा के ज्ञान पर बल, यही कारण है कि क्लास 1 और 2 में मैथमेटिक्स और भाषा पढ़ाई जाती है, उसमें मातृभाषा पे जोर दिया जाता है ताकि बच्चे उसी में फ्रेंडली होते हैं। तो भाषा के ज्ञान पर बल, बाल्यावस्था से चूँकि पढ़ाई शुरू हो जाती है तो यहाँ पर भाषा पर हम लोग को ज़्यादा जोर देना है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें रोचक विषय सामग्री, मतलब बच्चे जो है इसमें जिज्ञासा की प्रबलता होती है, तो रोज उसको विषय सामग्री ऐसा दिया जाए जो रोचक हो और खुद से वो अपने जिज्ञासा को संतुष्ट कर पाए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंड हो, फिर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। कम से कम 50% तो खुद ही कर पाए। जब बच्चे खुद करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर कुछ ऐसा कठिन चीज़ होता ही है कॉन्सेप्ट, जो कि थोड़ा सा बड़े की मदद लेनी होती है, तो बड़े की मदद लेंगे, लेकिन रोचक ऐसा हो ताकि उसमें रोचकता हो, खुद से करे, इंटरेस्ट जगे तभी कोई आदमी पढ़ता है। जिज्ञासा की संतुष्टि मतलब खुद से उसको किया जाए और मौका मिलना चाहिए उसको कि कर सके। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, अब सामूहिक प्रवृत्ति मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी काम हम लोग ग्रुप मेथड इसमें अपनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों का एक छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप में किसी वर्ड को देते हैं, सामाजिकता बढ़ता है और एक दूसरे को थोड़ा सा अच्छे नेचर से देखते हैं। उनका नज़र जो होता है थोड़ा बढ़िया रहता है, उनका नेचर भी चेंज होता है, हेल्पिंग एटीट्यूड आता है। तो सामूहिक प्रवृत्ति जो है इस पर जोर देना चाहिए। इस टाइम में बच्चे थोड़ा सेंसिटिव होते हैं तो वो अपने साथी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस अगर साथी से आप अलग कर देंगे तो हमेशा उनका दिमाग वहीं पर लगा रहेगा, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, हम लोग देखें कि बाल्यावस्था में बच्चे जो है फालतू में कोई भी चीज़ को संचय कर लेते हैं। जब फालतू में कोई भी चीज़ को संचय कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उनका स्पेशल गुण है कि क्यों नहीं हम उसको सार्थक रूप दें। सार्थक देने का तात्पर्य हो गया कि हम बच्चे को वर्क दें कि दाल कितने प्रकार के होते हैं, दाल को इकट्ठा करके लाओ। अब अलग अलग प्रकार के दाल को पहचान पाएंगे, कितने प्रकार के फूल होते हैं, कितने प्रकार की पत्तियां हैं, अब उसको देखा जाएगा। वो तो संचय जब कर ही रहा है तो अलग अलग प्रकार की पत्ती को लाएगा, पेड़ तो उखाड़ के लाएगा नहीं पूरा। अब पेड़ जब पूरा नहीं लाएगा तो पत्ती से पहचान में आएगा कि किसकी पत्ती है, यह पत्ती किसकी है, यह पत्ती किसकी है, तो संग्रह करके लाएगा। जब संग्रह करने की प्रवृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति है उसमें, तो उसको प्रोत्साहित किया जाए। संवेगों के प्रदर्शन का अवसर, जब उसके संवेग जो होते हैं तो उसके प्रदर्शन, कुछ अच्छे संवेग होते हैं, कुछ बुरे संवेग होते हैं। जो अच्छे संवेग है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जो बुरे संवेग है तो उसको हतोत्साहित करना चाहिए। एज ए टीचर आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चे अगर ज़्यादा बातूनी है तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना, क्योंकि अगर ज़्यादा बात करता है, ज़्यादा बोलता है तो फिर वो अपने टैलेंट को खो देता है, उसका दिमाग कहीं ना कहीं इधर उधर ज़्यादा भटकता रहता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग उसका संवेग किस तरह से है। कुछ बच्चे होते हैं कुछ थोड़ी सी बातों पर रोने लगते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको बूस्टअप करना चाहिए, उसको एक हैबिट कर देना चाहिए कि जीवन में जो है ना बहुत सारा चीज़ होता रहता है, हर चीज़ रोने से सॉल्व नहीं होता है। ये संवेग है
और संवेग के प्रदर्शन का जब तक अवसर नहीं मिलेगा हमको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें सुधार क्या करना है। इसलिए संवेगों के प्रदर्शन का अवसर मिलना चाहिए। संवेग के बाद है पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था। इस टाइम में बच्चे जो है बिना मतलब के बाहर घूमना पसंद करते हैं। वो धूप हो ठंड हो कुछ नहीं है, बच्चे सोते नहीं हैं। इस टाइम में चुपके से अपने समूह में बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के इधर उधर भटकते रहते हैं। भटकने की इनकी प्रवृत्ति होती है। जब भटकने की प्रवृत्ति होती है तो क्यों नहीं हम लोग पर्यटन पर जोड़ दें, क्यों नहीं स्काउटिंग कराई जाए, ताकि डिसिप्लिन वे में किसी चीज़ को सीखे। वो बाहर जा रहे हैं ठीक है, उसको हम लोग गाइड करें और ये समझे कि बाहर जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ करके आओगे। आज कितने पौधे हैं इसको गिन के लाओ। आज अगर मोहल्ले में घूम रहा है तो कितने घर हैं इसको काउंट करके लाओ। और तरह तरह की चीज़ को किया जाए और ख़ुद भी उसमें इन्वॉल्व हुआ जाए। खासतौर पे एज ए टीचर आपको एक टास्क के रूप में लेना होगा। और बच्चे को ग्रुप जब बनाते हैं तो उसमें ग्रुप लीडर बनाते हैं। स्काउटिंग में यही सब चीज़ सिखलाया जाता है कि डिसिप्लिन क्या है, नेतृत्व क्या है, लीडरशिप क्या होता है। तो पर्यटन या स्काउटिंग की एक खासियत है कि पर्यटन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज़ को देखते हैं और स्काउटिंग के द्वारा डिसिप्लिन वे में किसी चीज़ को सीखते हैं। नैतिक शिक्षा, इस टाइम में नैतिकता का विकास हो गया रहता है। तो बच्चे में नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए। नैतिक शिक्षा जैसे हम लोग बचपन में हमेशा पढ़ते आए कि फूलों की डाली से सीखो, तो फूलों की डाली से क्या सीखना है। ये छोटे छोटे चीज़ जो सीखते हैं तो जब वो मुरझाते हैं तो उस टाइम में उनको याद आता है कि हमको हंसना और हंसाना सीखना है। हमको जब ज़्यादा फल हो जाए तो हम लोग को थोड़ा सा पोलाइट होना है, हम लोग को हेल्पिंग बनना है, हेल्पिंग एटीट्यूड रखना है, मदद करने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो नैतिक शिक्षा के द्वारा हम लोग बहुत सारा चीज़ को सिखलाते हैं। अगर किसी में नैतिक शिक्षा हो तभी वो मनुष्य है, अगर नैतिक शिक्षा नहीं रहे तो फिर वो मशीन है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, हम लोग पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बच्चे जिज्ञासु होते हैं, खुद से करके सीखना चाहते हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रिया केवल लेक्चर नहीं दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट करके और इम्प्लीमेंट करने का अवसर प्रदान किया जाए। जब अपने खुद के दैनिक जीवन में किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे तो बच्चे का ज्ञान अस्थायित्व को प्राप्त करता है, वो परमानेंट हो जाता है। तो परमानेंट पे हम लोग को ध्यान देना है, ना कि टेम्प्रोरी नॉलेज पे ध्यान देना है। ये हमारी बाल्यावस्था की विशेषताएं और उसमें शिक्षा का स्वरूप हुआ। सबसे भयानक एज जो होता है वो होता है एडोलसेंस, किशोरावस्था। 1 to 5 में तो किशोरावस्था नहीं पूछता है, 6 to 8 में इसके बारे में पूछे गए हैं। बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच के जो काल होते हैं उसको वयः संधि काल कहते हैं। शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच का जब काल होता है वो बाल्यकाल होता है। जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का जो काल होता है वह किशोरावस्था होता है। ये किशोरावस्था बहुत ही डेंजर लेकिन बहुत ही सटीक और काम का चीज़। किशोरावस्था के बारे में एक स्टैनली हॉल हुए। स्टैनली हॉल ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था एडोलसेंस। किशोरावस्था को एडोलसेंस बोलते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम भी एडोलसेंस ही था। स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक में किशोरावस्था को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया। इसकी क्या विशेषता है, क्या इसकी समस्याएं हैं, किस तरह से इसको करना चाहिए, क्या उसकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो स्टैनली हॉल ने अपने पुस्तक में इस चीज़ को बताया कि यह बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। अब ऐसा नहीं कि अचानक हो जाता है, यह शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जब बच्चे आते हैं तो उस टाइम में तो ठीक रहता है, लेकिन बाल्यावस्था की किशोरावस्था में जब प्रवेश करते हैं, बाल्यावस्था के अंतिम चरण से ही शुरू हो जाता है। इसके पीछे कुछ रीजन है, हम लोग आगे चल के देखेंगे उस चीज़ को। तो स्टैनली हॉल ने बताया गया कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, भूचाल, विरोध की अवस्था है। इस अवस्था को हम लोग थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझेंगे। 6 to 8 में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें परिवर्तन जो होता है वो शैशवावस्था के बाद अब परिवर्तन इसमें ज़्यादा दिखाई देता है। ध्यान में रखिएगा, परिवर्तन जो ज़्यादा होगा वो शैशवावस्था में होगा, बाल्यावस्था में स्थिर हो जाएगा, फिर किशोरावस्था में तीव्र हो जाएगा, तूफान आ जाएगा उसमें।
इसमें जो परिवर्तन होता है वो इतना फास्ट होता है कि बच्चे अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। उनका एडजस्टमेंट वो थोड़ा सा प्रॉपर वे में नहीं रहता है। तो वहाँ पर टीचर को एडोलसेंस में प्रत्येक हाई स्कूल में +2 में एडोलसेंस की एक पुस्तक पढ़ाई जाती है और एडोलसेंस का एक क्लास लिया जाता है। किशोरावस्था के बच्चे किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या उनको रहता है, क्या उनकी समस्या है, उनसे फ्रेंडली होना, तो उसके बारे में बताया जाता है। क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो फिजिकल चेंजिंग जो आता है, ये फिजिकल चेंजिंग के कारण मेंटल चेंजिंग भी आता है और इस मेंटल चेंजिंग के कारण सोशल चेंजिंग भी हो जाता है। मतलब बहुत सारा चेंजिंग, इसीलिए इसको बोला जाता है बहुत संघर्ष है इसमें बहुत तनाव है या तूफान है, विरोध है। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। किशोरावस्था की विशेषताएं। व्यवहार में विभिन्नता। किशोरावस्था में व्यवहार में विभिन्नता, कभी कुछ कभी कुछ, इतना उसमें हौच-पौच रहता है, उतार चढ़ाव रहता है कि व्यवहार में एकरूपता नज़र नहीं आएगी, उसमें विभिन्नता नज़र आएगी। कहीं पे सबसे डिसिप्लिन, कहीं पे उदंड, पता ही नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति वही है। और ये चेंजिंग जो आता है वो उसकी खासियत है, विशेषता है, ये होना है उसमें। अगर उस चीज़ को हम लोग समझें तो फिर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अगर उसमें आप नहीं समझते हैं, आप समझते हैं कि नहीं गलत कर रहा है, गलत नहीं कर रहा, उससे हो रहा है, नेचुरल है। अधिकतम मानसिक विकास। इस टाइम में मानसिक विकास इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, मानसिक विकास सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होता है और शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होता है। तो अधिकतम मानसिक विकास जो होगा वो किशोरावस्था में होगा। मानसिक विकास इतना ज़्यादा, आप लोग भी हम लोग भी रहे हुए इस अवस्था में। इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं उनको लगता है क्या कि बस मेरे पास तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर हम नरेंद्र मोदी होते तो हम ये कर देते, अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ये कर देते। मतलब उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। आगे चल के देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तीव्र शारीरिक परिवर्तन। उनका शारीरिक परिवर्तन जो है इतना ज़्यादा रहता है जिसके कारण वो तनाव में चले आते हैं। स्थिरता एवं समायोजन का अभाव। इन सभी परिवर्तन के कारण ही स्थिरता नहीं रहती है और उनमें एडजस्टमेंट का थोड़ा सा अभाव पाया जाता है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। इस टाइम में बच्चे जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अगर आप स्वतंत्र नहीं रखते हैं, उनको थोड़ा सा करते हैं, वो तुरंत विद्रोह कर देते हैं, माता पिता के सामने भी विद्रोह कर देते हैं, और टीचर के सामने विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए इस अवस्था में थोड़ा सा बहुत संभल के रहना होता है। इसकी विशेषता है वो करेगा ही, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कर रहा है, उसका हो जाता है। इसमें और भी हम लोग विशेषता देखते हैं। काम शक्ति की परिपक्वता। शारीरिक परिवर्तन के कारण जो है अब इसमें स्त्रीत्व गुण और पुरुषत्व गुण जो है वो दोनों विकसित होने लगते हैं। तो काम शक्ति की परिपक्वता हो जाती है। तो इस टाइम में एडोलसेंस में हम लोग इसी चीज़ को समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ ही चीज़ की बहुत भ्रांति रहती है, उस भ्रांति को दूर किया जाता है। जीवन दर्शन का ज्ञान। इस टाइम में जीवन दर्शन जो होता है ना उनका बहुत उच्च हो जाता है। ख़ासतौर पे क्रिकेटर, हीरो हीरोइन इसके पीछे ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं। उनका जीवन दर्शन यही हो जाता है। उनका जीवन दर्शन एक अलग हो जाएगा कि हाँ हम इस चीज़ को करेंगे ही, मतलब जिद्दी स्वभाव का एक अलग प्रकार का उनका दर्शन रहता है। समाज सेवा की भावना। समाज सेवा तो कूट कूट के भरी रहती है। यही कारण है कि इस किशोरावस्था के बच्चे को अगर ठीक से प्रॉपर वे में गाइड किया जाए तो अच्छा ही बन सकता है, अगर उसको मिसगाइड किया जाए तो बुरा भी बन सकता है। अधिकतर जो माओवादी, आतंकवादी सब जो बनते हैं ये अधिकतर किशोरावस्था के बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि समाज सेवा की भावना है उसको उल्टा पढ़ा दिया जाता है कि समाज सेवा ऐसे किया जाता है। उसको बंदूक के बल पे समाज परिवर्तन करने को बढ़ावा दिया जाता है, वो मिसगाइड कर रहा है। तो फिर यहाँ पर टीचर का कर्तव्य बन जाता है कि क्या है नहीं है उसको प्रॉपर में बताया जाए। उसमें ऐसा नहीं है कि उसको बोला जाए कि हाँ बंदूक खराब है, हाँ बंदूक सही है, तुम्हारे सामने अगर हम भी तान दे तो अच्छा लगेगा तुमको, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ हम भी अगर बंदूक तान रहे हैं तो कोई दूसरा भी तान सकता है। तो जब बंदूक हमारे सामने कोई दूसरा भी ला दे तो हमको बुरा लगेगा, तो हम भी किसी के सामने ले जा रहे हैं तब बुरा लगेगा। तो बंदूक को बंदूक के द्वारा उसको समझाना होता है। उसको ऐसा नहीं समझाना होता कि हाँ बेटा बंदूक नहीं छूना चाहिए, लगेगा ये डरपोक आदमी है। हाँ डर ठीक है, बंदूक छुओ, आर्मी वाला बन के छुओ ना,
तुम्हारे सामने, घर के सामने आतंकवादी खड़ा हो जाए या पुलिस खड़ा हो जाए, किसको पसंद करते हो तुम? उसको ये फील होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसको ज़बरदस्ती नहीं। यहाँ अब्राहम लिंकन का एक युक्ति हमको याद आ रहा है। अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे के टीचर के पास एक लेटर लिखा था, जिसमें बताया था कि मेरे बच्चे को ये मत बताइए क्या सही है, ये भी बताइए क्या गलत है। क्या गलत है केवल ये मत बताइए, सही बताइए, और दोनों चीज़ बताइए। वो खुद चूज करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो समाज सेवा की भावना के द्वारा जो है बहुत इसमें भावुक हो जाते हैं बच्चे, तो उसमें स्वतंत्रता सेनानी बन जाते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं। और स्वतंत्रता सेनानी आतंकवादी में दोनों में थोड़ा सा विभेद करना एक टीचर का ही काम बनता है। ऐसा नहीं कि माओ से तुंग वाला सिद्धांत ला दे, अब मैकियावेली वाला सिद्धांत ला दे। व्यवसाय का चुनाव, इस टाइम में बच्चे जो होते हैं सबसे कन्फ्यूज्ड। कभी उनको डॉक्टर बनना होता है, कभी इंजीनियर बनना होता है, कभी हीरो बनना होता है, कभी हीरोइन बनना होता है, कभी बैंक ऑफिसर बनना होता है, कभी बहुत बड़ा व्यवसायी बनना होता है। मतलब जिसको देखा उसी जैसा बनना। उनको खुद ही नहीं पता होता कि आखिर बनना क्या चाहिए। इस टाइम में इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसकी विशेषता और समस्या भी है। किशोरावस्था संबंधी समस्या को हम लोग देखते हैं, आत्मसम्मान एवं स्वयं को सिद्ध करने की समस्या। इस टाइम में ईगो, जो हम लोग एड ईगो सुपर ईगो जो पढ़े थे, इस टाइम में ईगो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो आत्मसम्मान की भावना ज़्यादा हो जाती है। मतलब कोई भी आदमी को बोल नहीं सकता है, या बोल देता बहुत खतरा हो सकता है। स्वयं को सिद्ध करने की समस्या, ये समस्या है। स्वयं को इतना ज़्यादा सिद्ध करने लगते हैं कि कभी कभी फेलियर हो जाते हैं तो टूट भी जाते हैं। यही कारण है कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बच्चे आत्महत्या करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर है इसलिए हत्या कर रहा है, बहुत मजबूत है, वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाया। उसको 99.9 मार्क्स आया, उसको 100 नहीं आया, वो दशमलव में जो पीछे रह गया, इसलिए वो आत्महत्या कर लिया। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो बच्चा 99 लायक था, नहीं, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था ठीक से। उसको टीचर ने मशीन बनाया था, मानव नहीं बनाया था। अगर मानव बनाया रहता तो फिर बच्चे समझते कि स्वयं को सिद्ध करने के लिए केवल यही लास्ट चांस नहीं है। जीवन में बहुत सारा फेल्योर होता है और हम लोग को फेल्योर को देखना होता है, फेल्योर से सीखना होता है। जो स्वयं को सिद्ध करने की समस्या होती है, इस समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता संबंधी समस्या, बच्चे जो इस टाइम बिल्कुल फ्रीडम चाहते हैं। अगर आप फ्रेंड हो जाएं तो आपके साथ भी फ्रीडम चाहेंगे कि हाँ हम भी एक साथ रहें। तो फ्रीडम में उनको स्वतंत्रता में बाधा नहीं उत्पन्न करें। हर बात में टोकना, हर बात में उनको बोलना, यह उसकी स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाता है। फलस्वरूप बच्चे जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं, विद्रोह कर बैठते हैं। शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्या, इस टाइम में शारीरिक परिवर्तन इतना ज़्यादा तीव्र होता है कि वो उसकी समस्या बन जाती है। मानसिक उलझनें, इस टाइम में मानसिक उलझन अगर उसमें सपोर्ट नहीं किया जाए, बच्चे जो है अपने ग्रुप में रहते हैं, कहीं भी रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, उनको अकेले रहने की आदत नहीं रहती है, वो थोड़ा सा उलझ जाते हैं। तो इस टाइम में उनको ये नहीं पता चलता कि क्या करना है क्या छोड़ना है। तो मानसिक उलझन इसकी समस्या है। व्यवसाय से संबंधी समस्या, इसको हम लोग देखे ही हैं कि कभी कुछ पता ही नहीं चलता कि उसको बनना क्या है। असुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना के कारण ही बच्चे अधिकतर टीम वर्क में होते हैं, मतलब टीम बना के चलते हैं और तुरंत अपने बड़े से जो है सुरक्षा मांगने लगते हैं। पहले तो फंसा लेते हैं मैटर, फिर बाद में जाके थोप देते हैं कि अब हमारी रक्षा कीजिए। धार्मिक रीति रिवाजों में अविश्वास, स्टार्टिंग के काल में बच्चे जो हैं कुछ ज़्यादा ही साइंस उल्टा पुल्टा पढ़ लेते हैं। फलस्वरूप हर चीज़ का विरोध करना उनका एक प्रवृत्ति हो जाता है। धार्मिक रीति रिवाज को भी वो विरोध के रूप में ही देखते हैं। फिर आगे चल के जब उनको सही शिक्षा प्राप्त की होती है तो फिर वहाँ पर बच्चे धार्मिक रीति रिवाज को समझ जाते हैं कि धर्म जो होता है ना, उस पर कभी भी बहस नहीं किया जाता है। 3 चीज़ पर बहस नहीं किया जाता है। तो वो धार्मिक रीति रिवाज पर फिर आगे चल के देखते धर्म क्या है, जो मान्य है, जो हम लोग को धारण करना, वही धर्म है। और जीने की एक कला है। धर्म जो है एक विश्वास है। तो फिर आगे चल के समझ लेते हैं, लेकिन शुरू में वो लगते क्या कि फालतू में है। अगर हम भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम गॉड को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, हम उनको हाय हेलो बोलेंगे, मतलब वो अलग टाइप का हर चीज़ में विरोध करना।
लेकिन आगे चल के समझ जाते हैं कि विश्वास के लिए, धर्म धारण करने के लिए होता है और एक दूसरे के साथ रहने के लिए होता है। समायोजन की समस्या, ये तो समस्या सबसे बड़ी समस्या है, भूचाल वाली अवस्था ही है। अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप में सबसे पहले किशोर निर्देशन, एडोसेंस गाइडेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर शिक्षा व्यवस्था में इस चीज़ को नहीं रखा जाए तो बच्चे भटक जाते हैं। उनकी जो भी समस्या है उस सारी समस्या का समाधान यहीं पे किया जाता है। ये किशोर निर्देशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, उनके शारीरिक विकास के लिए फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा होनी चाहिए। आप लोग देखते होंगे प्रत्येक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन जो है उसकी शिक्षा दी जाती है। कहीं कहीं पे दिखावा के लिए होता है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है। उनमें जो ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और फिर कम एनर्जी है तो दोनों को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मानसिक विकास के लिए शिक्षा, उनसे इस टाइप से वर्क कराया जाए ताकि वो लगे रहें, उनको होमवर्क में दिया जाए, उनको असाइनमेंट दिया जाए। मानसिक विकास के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कभी न कभी किसी न किसी वर्क में फंसा के, ताकि उनको जो भी पसंद है उसी में लगा दो। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, संवेग पर नियंत्रण करना, नियंत्रण मतलब उस पर कंट्रोल करना, खेल के माध्यम से हम लोग इसको करते हैं। ये बाल्यावस्था से शुरू हो जाता है, किशोरावस्था में जाके थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहा है, अगर उसके बॉलिंग पे कोई आदमी कैच छोड़ दिया तो मार बैठता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये संवेग का नियंत्रण खोना होता था। हम लोग वहाँ सिखलाते हैं कि एक कैच ड्रॉप होने से जीवन ड्रॉप नहीं हो जाता है। ट्राई करो, अपने में बेस्ट करो, अगला आदमी गलती कर रहा है उस पर छोड़ दो, उसकी गलती है। तो संवेग नियंत्रण जो है, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो इसमें सक्सेस हो जाते हैं वही आगे चल के सफल भी होते हैं। सामाजिक संबंधों की शिक्षा, सामाजिक संबंध जो हम लोग देखें कि सामाजिक संबंध की जो शिक्षा होती है, यहाँ पर हम लोग को बच्चे को प्रैक्टिकली थोड़ा सा सिखलाना होता है कि सामाजिकता क्या है। पूरे वर्ल्ड की समस्या को हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आसपास जो समस्या है उसको देखें, उसको दूर करें। हमारे सामाजिक संबंध है समाज के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए, खुद के विकास के लिए नहीं। जीवन दर्शन, आपका जीवन तभी है, कभी भी कोई लड़ाई मर के नहीं जीती जाती है, लड़के जीती जाती है। कोई मरने से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। तो जीवन दर्शन उसको थोड़ा सा मिलना चाहिए कि जीवन में क्या है। नैतिक शिक्षा यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। जीवन दर्शन उसी से होता है कि खुद अपने आप को करो, किसी का नकल करके सलमान खान और ऋतिक रोशन बन के मत रहो। अपने आप को ऐसा ग्रो करो कि तुमको देख के लोग बोले कि ये इसके जैसा हमको बनना है। तो जीवन दर्शन जब वहाँ पर हम लोग देते हैं तो फिर बच्चे में एक रहता है कि अपना कुछ इमेज बनाए हम। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, ये तो सबसे ज़रूरी हर काल के लिए होता है। और इस काल में तो बच्चे का हर चीज़ एकदम परिलक्षित होने लगता है, दिखने लगता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो भी है, हर बच्चे को पढ़ाई अच्छा नहीं लगता, हर विषय में हर बच्चे अच्छे नहीं हो सकते हैं। कुछ खेल में होते हैं, कुछ बात करने में होते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और उस टैलेंट को पहचान के तब करना। ऐसा नहीं कि फेलियर हो गया, ऐसा नहीं कि 40% 50% मार्क्स वाला खराब व्यक्ति है, जो 90% है वही अच्छा है। 50% वाला भी अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर साहब 3 बार मैट्रिक में फेल। अब इस तरह के होनहार लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छे थे साइंटिस्ट बन जाते, कलाम साहब बन जाते हैं। लेकिन कलाम साहब कभी तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं, तेंदुलकर कभी कलाम नहीं बन सकते हैं। यह व्यक्ति की विभिन्नता है, उसके अनुसार उनको शिक्षा दी जाए। हर व्यक्ति की अपनी ज़रूरत है, उसके अनुसार उसकी शिक्षा दी जाए। नैतिक शिक्षा, यह तो हर अवस्था के लिए ज़रूरी हो जाता है। और इस अवस्था में भूचाल को, तनाव को ख़त्म करने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नैतिक शिक्षा में अधिकतर जो शिक्षा होती है वो होता है थोपने वाली। इस तरह की नैतिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। उसको खुद प्रैक्टिकल करके दिखलाइए, उसको खुद अनुभव होना चाहिए। जब बच्चे खुद अनुभव करेंगे तभी नैतिक शिक्षा को सीखेंगे। जब तक अनुभव नहीं होगा, किताबों की बातें किताबें में ही रह जाती है। यह हमारा शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों की विशेषता हो गई। उसमें शिक्षा का स्वरूप हो गया। तीनों अवस्था में
शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था बहुत महत्वपूर्ण है और कहाँ से प्रश्न आएगा कोई नहीं जानता है। अच्छे से इसको समझिएगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।